नमस्कार दोस्तों। आजकल YouTube पर लाखों वीडियोस रन कर रही हैं जो आपको हेल्थ टिप्स बता रहे हैं। उनमें से बहुत सी वीडियो बिना स्वयं के अनुभव के द्वारा बनाई गई हैं जो मेरे ख्याल में सही नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी वीडियोस गलत हैं। बहुत से वीडियो क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा बनाई गई हैं, वो सही हैं, लेकिन बहुत से वीडियो देखने के बाद उनमें भी बहुत से वीडियोस में बीमारी का लक्षण के द्वारा निदान तो बता दिएगा लेकिन उपचार नहीं बताएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर BS मलिक हॉस्पिटल न्यूज़ डायरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस के द्वारा कोशिश करूँगा कि आपको हर बीमारी का निदान और उपचार की सही जानकारी दी जाए। दोस्तों, यह वीडियो उन जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए भी है या आम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है जो शहरों के बड़े हॉस्पिटलों की हद से दूर गांव कस्बों में रहते हैं और महंगे इलाज से को वहन करने में सक्षम नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या बड़े शहरों से दूर गांव में रहती है। सरकारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी चिकित्सा व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच पाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए दूर दराज रहने वाले गाँव में अचानक कोई दुर्घटना या कोई बीमारी हो जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन इसके साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो जनरल प्रैक्टिस के ज़रिए दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो लोग इसको बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर या आम जन, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी इन वीडियोज़ के ज़रिए अपना प्राथमिक उपचार कर सकता है या छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी घर पर रहकर किया जा सकता है। कोई भी आम व्यक्ति, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी अपनी या अपने परिवार की या अपने आसपास रहने वाले लोगों की फर्स्ट एड कर सकता है। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में हर रोज़ नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई दवाएं आ रही हैं और रोगी का उपचार करने में भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। नए नए वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ नई नई स्वास्थ्य समस्याएं भी हर रोज़ आ रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको या जनरल प्रैक्टिशनर को वीडियोज़ के माध्यम से हर बीमारी का सही निदान वो उसका प्राथमिक उपचार या उपचार बताया गया है, जिससे आप लाभान्वित हो सकें और आपको छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी बड़े हॉस्पिटलों में महंगा खर्च ना करना पड़े। ये वीडियो बनाने में मुझे आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। अगर वीडियोज़ में दी गई जानकारी आपके किसी नज़दीकी या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा। घुटन के साथ सांस लेने में तकलीफ, खिंचाव, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाना और बार बार तेज़ खांसी होती हो, लंग्स में या फेफड़े में जमा बलगम बाहर नहीं निकल पा रहा और सांस लेने में बहुत परेशानी हो तो दमा है आपको। दोस्तों, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना या यूँ कहिए कि सोजिश हो जाना, जिससे
सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर म्यूकस का जमा हो जाना या बलगम का जमा हो जाने से भी श्वास बड़ी मुश्किल से रोगी ले पाता है। इसका एक कारण एलर्जी भी हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी इसका एक कारण हो सकता है, और इसके साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो या श्वास नली में कोई संक्रमण किसी किस्म का हो तो भी दमा का कारण बन सकता है। दमा का अटैक अक्सर ज़्यादातर रात को होता है। कई बार रोगी सांस लेता है तो एक विशेष किस्म की आवाज़ सुनाई देती है और सांस फूलता है, और इसके साथ ही खांसी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें बलगम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता है। चेस्ट पेन भी हो सकता है, और इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो सकता है और थकान महसूस करता है रोगी हमेशा। रोगी के लिए घर में भी शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि अस्थमा का स्ट्रेस हमेशा इमोशनल टेंशन के कारण भी बहुत ज़्यादा होता है। शांत रहने का प्रयत्न करें, खुली हवा वाले स्थान पर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करें क्योंकि इससे लंग्स का म्यूकस लॉस पड़ता है। एस्थालिन के साथ नेबुलाइज करें ताकि कफ आसानी से बाहर निकलता रहे। पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा कर पीने को दें ताकि अस्थमा का अटैक थोड़ा धीमा पड़े। अस्थमा के पेशेंट को हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्का फुल्का योगा, स्विमिंग आदि किए जा सकते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जिससे एलर्जी हो। चलिए अब इसका इलाज जान लेते हैं। एस्थालिन इनहेलर से दिन में 3 से 4 बार तक पंपिंग करें। इसके अलावा एस्थालिन 4 mg सुबह शाम टैबलेट का इस्तेमाल करें, या फिर आप डेरिफाइलिन 150 mg टैबलेट भी सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर आप एस्थालिन 4 mg टैबलेट के साथ डेरिफाइलिन का सिरप भी दे सकते हैं। इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml मांसपेशी अथवा शिरा मार्ग से लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इससे भी रिलीफ ना मिले तो अमीनोफाइलिन 10 ml डेक्स्ट्रोज 25% 100 ml में मिलाकर शिरा मार्ग से धीरे धीरे देना चाहिए, या फिर आप रोगी को डेक्सामेथासोन और डेरिफाइलिन 2 ml मिलाकर भी धीरे धीरे नस में लगा सकते हैं। पहले बताई गई दवाओं से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट देना शुरू करना चाहिए। टैबलेट मॉन्टेक्स 10 mg हर रोज़ एक गोली 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इसके साथ ही टैबलेट्स डिकोट 6 रोज़ाना एक गोली लगभग 10 दिनों तक दी जानी चाहिए। इसके साथ ही स्टेरॉइड इनहेलर किसी भी अच्छी कंपनी का लें और उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल अस्थमा के पेशेंट के पर कभी ना करें क्योंकि इससे एलर्जी बढ़ सकती है।